राजा अवंतीवर्मन कई दशकों के बाद कश्मीर में एक वरदान के रूप में आते हैं। समीकरण भी ऐसे है कि मंत्री, संतरी और प्रजा सब एक समान मिलते हैं। मंत्री, संतरी वह इतने सहायक होते हैं कि अवंतीवर्मन जैसा राजा उत्पन्न होता है। ऐसा तभी संभव है जब मंत्री, संतरी ऐसे मिल जाए किसी को भाग्यवश। कहते हैं यदि भाव अच्छे हो तो प्रभाव भी अच्छा ही होता है। और दोस्तों, यहाँ से उत्पल वंश आरंभ होता है और कारकोटा वंश, महान ललितादित्य का वंश समाप्त होता है। तो स्वागत है आपका तरंग 5 में, मेरे एक नए एपिसोड में, एपिसोड 26 में। नमस्कार। अवंतीवर्मन आते ही पहले गद्दी के जो दावेदार होते हैं, बहुत सारे दावेदार पैदा हो गए होते हैं। उन सभी को एक एक करके, चाहे वो उनके भाई हो, चाहे वो उनके चचेरे भाई हो या भतीजे हो, जो भी गद्दी के दावेदार होते हैं उनको एक एक करके परास्त करते हैं। और बहुत सारे व्यापारी जिन्होंने ग्रामों पे, गाँव पे, कस्बों पे अपना शासन कायम किया होता है, उनको भी वह वहाँ से निरस्त कर देते हैं और एक शासन प्रणाली को स्थापित करते हैं। ये कैसे करते हैं? वह करते हैं सुरा की मदद से। सुरा जो होते हैं, सुरावर्मन, वह इनके सौतेले भाई होते हैं। वह इनका भरपूर साथ देते हैं और उनको ये 2 अग्रहा भी देते हैं, 2 क्षेत्र भी देते हैं। उसका वर्णन हम बाद में करेंगे। अभी अवंतीवर्मन राजा तो बनते हैं, लेकिन राजा बनने से पूर्व वह पहले ही अवंती स्वामिन मंदिर का निर्माण करते हैं। और ये अवंती स्वामिन मंदिर कहाँ है? जो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पे अवंतीपुर करके एक जगह आती है, जहाँ पे अवंती स्वामिन मंदिर अभी भी है। और राजा बनने के पश्चात वो अवंती स्वरा का निर्माण करते हैं। अवंती स्वरा, उसके साथ में ही और एक मंदिर है जिसका वो निर्माण करते हैं। और ये दोनों खंडहर में बदल चुके हैं आज के समय काल में, और आज भी स्थापित है। कहते हैं सिकंदर बुतशिकन ने कोई कमी नहीं रखी उसको नष्ट करने में। जी हाँ, ये सच्चाई है। सिकंदर बुतशिकन का जिक्र, वर्णन मैं आगे करूँगा जब उनका क्रोनोलॉजी के हिसाब से समय काल आएगा। लेकिन इस स्वर्णिम काल की धरोहर आज भी वहाँ पे स्थापित है। बहुत ही कह सकते हैं कि बेहाल स्थिति में है वह। उसकी स्थिति आज भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन रखरखाव हो रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और उसी समय काल में आप देखिए, अवंतीवर्मन जो थे वह भी विस्तार करते हैं, पर वो क्षेत्रों का विस्तार ललितादित्य या जयापीड़ा जैसा नहीं करते हैं। वह कला, वाणिज्य और विचारक जितने भी होते हैं, या शैव फिलॉसफी को जितने भी ज्ञाता होते हैं, उनका विस्तार करते हैं। और उनके समय काल में ही एक बड़ा संकट जो कई सदियों से चला आ रहा था, ललितादित्य मुक्तापीड़ा के समय काल से, वह था कि व्यतस्ता जो थी, आज की झेलम, वो वरहमुला के पास में वापस बाधित हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो दरार थी वह दरार चट्टानों से भर गई थी और पानी का निकास उस फ्लो में नहीं जा रहा था, उस धारा में प्रवाह नहीं हो रहा था। तो उस धारा को वापस स्थापित करने के लिए कोई उपाय किसी के पास नहीं था।
वहीं पर उसी समय काल में सुया नाम के एक व्यक्ति थे जो कि ये प्रचार करते थे स्वयं होकर कि इस आपदा का सल्यूशन जो है वो उनके पास में है, उसका हल जो है वो उसके पास में है। वह एक इंजीनियरिंग ब्रेन थे क्या? वह हम अभी देखेंगे कि सुया कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का प्रयोग करके उस समय काल में कश्मीर को कश्यप ऋषि जैसा ही वरदान और एक बार प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं सुया की कहानी और आगे अवंती वर्मन राजा की कहानी। तो सुया से पहले हम वर्णन करेंगे सुरावर्मन का। कहते हैं सुरावर्मन एक मंत्री ही नहीं थे, उनके सौतेले भाई भी थे जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया और उन्होंने 2 अग्रहारा उनको नियुक्त किए गए। तो उन्होंने उनका जो विस्तार किया वो सुरावास्मिन और जिसको हम आज के समय काल में सुरापुरा या हरपुर के नाम से जानते हैं, और दूसरा था गोकुला। ये सुरावर्मन भी काफ़ी निर्माणाधीन व्यक्तित्व के परिचय था इनका ऐसा। और साथ में ही हम अब सुया के बारे में बात करेंगे। सुया वही जो कश्मीर के लिए एक वरदान थे। दोस्तों, सुया की माताश्री का नाम भी सुया ही था। कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनिएगा, आपको भी अच्छा और आश्चर्य होगा। बात ऐसे चलती है कि सुया जो है वह एक सफाई कर्मचारी होती है और गली और पथों का सफाई करना उनका दायित्व होता है। कहते हैं एक बोर में एक सुबह सुबह जब वह सफाई अपना कार्य कर रही होती है तो तभी उनको एक मिट्टी का बर्तन मिलता है। उस मिट्टी के बर्तन में जैसे वह उसके ढक्कन को खोलती है तो अंदर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। एक बालक, कहते हैं जो कमल की पंखुड़ी है वैसे सिमटा हुआ एक बालक उनको दिखाई देता है। तो तुरंत उनका मातृभाव जागृत होता है और कहते हैं कि उस बालक को देखते ही वह उनका पालन पोषण तो करती है, लेकिन जो मातृभाव उत्पन्न होता है उनके स्तनों से वह उनको अपना दूध सेवन कराती है। ये सुया करती है अपने बालक के लिए जिन्होंने उनको खोजा होता है मिट्टी के बर्तन से। आगे चलकर जब ये बालक बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद ये बालक बहुत ही चतुर, बहुत ही इंटेलिजेंट और बड़ा, आप कह सकते हैं, विचारक भी थे, ज्ञानी भी थे। लेकिन क्योंकि बहुत निम्न समाज श्रेणी से आते थे, श्रेणी नहीं बता सकते हैं, मतलब एक निम्न कर्मचारी जो है उस समाज से आते थे, तो उनका जो पालन पोषण था वह बड़े मुश्किलों से होता है। लेकिन तब भी वह इस काबिल बनते हैं, इस योग्य बनते हैं कि वह आसपास में दूसरे घरों में दूसरे बच्चों को पाठ कराते हैं, अध्ययन कराते हैं, मतलब उनकी पाठशाला लेते हैं, उनको ट्यूटोरियल्स देते हैं, ट्यूटर बनकर उनका जो मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे थे सुया। और बुद्धि इतनी तेज़ थी कि वह लोगों से खुलकर कहते थे कि कश्मीर में जो बाढ़ की समस्या हर साल हर समय काल में होती है उसका निराकरण उनके पास में है। लोग हंस देते थे, कुछ कहते थे पागल है, कुछ कहते थे अलबेला मस्ताना है, वाह, कई प्रकार की संज्ञाएं उसके साथ जोड़ देते थे। लेकिन वह लोगों को हमेशा अपने बारे में बोलते थे कि इसका समाधान जो है मेरे पास में है। तो बात ऐसी चलती है कि मैंने आपको बोला था कि
व्यतस्ता का प्रवाह जो है वो वरहामुला के यहाँ से होता है। चट्टानें कुछ सालों के बाद, कुछ साल मतलब कई हज़ार वर्षों के बाद, चट्टानें खिसक कर उस धरार में वापस उस जगह को घेर लेती है और पानी का प्रवाह जो है वह धारा रुक जाती है और वह विपरीत धारा बनाती है। उससे क्या, कश्मीर में बाढ़ आ जाती थी। कई क्षेत्र डूबत क्षेत्र में होते थे और इसमें माधवराज और क्रमराज, माधवराज मीन्स साउथ ऑफ कश्मीर और क्रमराज मीन्स नॉर्थ ऑफ कश्मीर, दोनों क्षेत्रों में जो निचले इलाके थे वह डूबत क्षेत्र में जाते थे। तो इसका समाधान वह खुद बोलते थे कि मेरे पास में है। राजा के गुप्तचर ये सुनकर अपने राजन को इसका संज्ञान कराते हैं। राजा उत्सुक होते हैं, वह उसको पागल करार नहीं देते, वह उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा मन मन में ही करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसका समाधान कर सकता है। तो तुरंत आदेश देते हैं उसको हमारे समक्ष पेश किया जाए। जैसे ही सुया राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं तो वह राजा को बोलते हैं, जो भी यहाँ विनाश हो रहा है और जिससे एक गीला सूखा बना हुआ है, पानी तो है लेकिन उपज नहीं है, तो इसको गीला सूखा ही कहेंगे, इसका निवारण मेरे पास में है। चावल जो कारकोटा वंश में करीबन 1080 मुद्राओं या दिनारों का था, वह कभी कभार कम भी हो जाता था, लेकिन इतना कम नहीं होता कि लोग उसको ले सके, और एक गीला सूखा हमेशा रहता ही था। ए वेट फेमिनाइन वॉज ऑलवेज प्रेवलेंट इन कश्मीर एट दैट टाइम। जो उनके साथ दूत होते हैं सुया के साथ में, वह राजन को बोलते हैं, राजन कदापि आप इनकी बातों में मत आइए, ये एक पागल व्यक्ति है, ये एक मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है। पर राजन उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वह कहते हैं, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। और भरोसा किस बात का दोस्तों? भरोसा था, ध्यान से सुनिएगा, भरोसा था कई लाख करोड़ मुद्राओं का। ये बोलते हैं कि इनको मुद्रा चाहिए और इसी मुद्रा को वो सबसे पहले ले जाते हैं माधव राज्य में, नंद का क्षेत्र में। नंद का क्षेत्र डूबत क्षेत्र होता है, तो वह 2-3 कश्तियों में सवार होते हैं। 1-2 कश्तियों में वह ये मुद्राएं रखते हैं, खजाना रखते हैं, और एक कश्ती में इनके साथ में कुछ चंद लोग भी बैठे होते हैं और निर्देश देते हैं कि जिन कश्तियों में मुद्राएं हैं उनको डुबोया जाए, मतलब मुद्राओं का विसर्जन किया जाए। ये देखकर राजा के मंत्री राजा को अवगत कराते हैं कि इस पागल के बातों में आए, वह तो मुद्राओं को विसर्जन कर रहे हैं, वह तो मुद्राओं को नष्ट कर रहे हैं। पर राजन का विश्वास डगमगा नहीं जाता है, वह कायम रखते अपना विश्वास। सदैव वह सोचते हैं कि कश्मीर को इस प्राकृतिक आपदा से हमें बाहर निकालना है। फिर सुया ऐसा ही क्रम राज्य में भी चलाते हैं। क्रम राज्य में कहाँ? यक्षधारा में। यक्षधारा में भी वह नंद का, जो कि साउथ कश्मीर में जैसा कार्य किया था वैसा ही यक्षधारा में भी करते। और यक्षधारा वुलर के समीप और जहाँ पे ये दरार थी जहाँ से पानी का निकास होता था उसके आसपास में, तो वहाँ वह मुद्राओं को विसर्जन कर देते हैं। और फिर वह बोलते हैं कि भाई जिनको मुद्रा चाहिए वह पानी से निकाल सकते हैं, और लोग जो कि सूखे से प्रभावित होते हैं, भूखमरी के शिकार होते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं होता है, वह
डुबकी मारकर खोज करके कुछ मुद्राएं हासिल करते हैं और वापस तट पर आते हैं। फिर सुया उनको बोलते हैं, एक सलाह देते हैं, विमर्श देते हैं कि नीचे जो चट्टान है उनको भी आप निकालिए और नीचे जो रेती है, नीचे जो मट्टी है उसको भी निकालिए, आपको बहुत सारी मुद्राएं मिलेगी। लोग विवशतापूर्व वह कार्य करते हैं और ये जो मट्टी और ये जो रेती है उससे वह बांध निर्माण करते हैं और ताकि पानी का प्रवाह और भी रुक जाए कुछ दिनों के लिए। लोग तो समूह में डुबकी मारकर चट्टानों को भी ऊपर या खिसका देते हैं या ऊपर लाते हैं। उन्हीं चट्टानों से वह बांध काम करते हैं दोनों दरों पे, ताकि जो चट्टानें हैं जो ऊपर से पहाड़ी से खिसके वह ना नीचे और आ जाए। लोगों का ये क्रम जो है ये सिलसिला लगातार जारी रहता है, क्योंकि ये मुद्राएं हर दिन बहाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब वह 7 दिन के लिए नदी का प्रवाह भी रोकते हैं। 7 दिन के बाद जब नदी को ये आरंभ करते हैं तो उससे पूर्व वह पूरी सफाई करवाते हैं उस क्षेत्र का, उस वहाँ पे जो चट्टानें और मट्टी और जो रेती धस गई होती है। तो 7 दिन के बाद जैसे ही वह दर्रा खोल देते हैं तो एक तेज प्रवाह से वह मट्टी और रेती भी आगे निकल जाती है और धीरे धीरे पानी का निकास अच्छी तरह होने लगता है। इससे कश्मीर को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। धीरे धीरे पानी का लेवल जो है, पानी का स्तर जो है वो नीचे नीचे आता जाता है उन डूबत क्षेत्रों में। और सबसे पहले उसका असर कहाँ देखा जाता है? माधव राज्य में। कहाँ? नंदका। देखिए, पहले उन्होंने वहीं पे सारी मुद्राएं डुबाई होती है। उसके पीछे कारण क्या था कि जैसे ही वह मुद्रिका सतह पे आती है तो वह उस क्षेत्र को चिन्हित करते हैं और चिन्हित करने के बाद उस मट्टी का वह एक सैंपल लेते हैं और बाकी क्षेत्र जो डूबत क्षेत्र से बच गए होते हैं, बाहर आ गए होते हैं, उनकी मिट्टी का भी सैंपल लेते हैं। तो वह क्रम राज्य की मिट्टी से उसकी तुलना करते हैं। उनको उस चीज़ से समझ में आता है कि किस मिट्टी में कितना पानी लगेगा और किस क्षेत्र को कितना पानी देना है। और एक चीज़, जो कृषि कश्मीर में बरसात पर आधारित थी उसको भी वह कम करते हैं और जितने क्षेत्र जहाँ पानी नहीं पहुँचता है वहाँ व्यतस्ता का पानी पहुँचाते हैं और कई क्षेत्रों में वह जहाँ पानी भरा हुआ था उन क्षेत्रों का पानी वह व्यतस्ता में कैनाल बनवाकर, नहर बनवाकर पहुँचाते हैं। ये एक इंजीनियरिंग ब्रेन था। तो राजा को जब ये सब दृश्य दिख जाता है वह बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति होना आज के समय काल में भी सोचना पड़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि ऋषि कश्यप के भागीरथी प्रयास के बाद जब कश्मीर, जो कि एक सती सर थी पहले, मतलब पूरा कश्मीर पानी से भरा था, उसके निकास के लिए जो दर्रा बनाया गया था, तो हो सकता है या कहना गलत ना हो कि जो सुया थे वह ऋषि कश्यप के समान ही थे और हालांकि वह उतने महर्षि नहीं थे, लेकिन जो उनके कार्य या कर्म थे वह ऋषि कश्यप से कम न थे।
और इससे जो इकोनॉमी पे तब के वहाँ के वातावरण में जो अनाज पैदा होता था, जो कि मैंने बोला कि वह बड़ा कीमती था, जो चावल थे वो 1080 से लेकर 200 रुपए और 200 रुपए से लेकर बाद में 36 रुपए नहीं कहना चाहिए, तब दिनार या मुद्राएं कहते थे, तो मुद्राएं या दिनार तक आ गई। तो ये है, जब हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दाम गिर जाते हैं, कंपटीशन भी आ जाता है। तो किसान भी खुशहाल थे और जो उसके प्रजा जो थी वह भी खुशहाल थी। राजा तो खुशहाल थे ही, राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा ना थी। और यहीं तक सीमित नहीं रहे सुइया आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि तुला मूल्य के यहाँ से, जिसको हम तुलमुल कहते हैं, वहाँ से सिंध नाला बहता है, उसका संगम उन्होंने आगे जाकर वान्यवास्मिन एक क्षेत्र है, एक स्थान है जहाँ पे उसका संगम कराया, जो आज के समय काल में शादीपुरा के नाम से, शैदपुर, हम कश्मीरी में शैदपुर कहते हैं, शैदीपुरा के स्थान पर उसका संगम करवाया, किसका, वेतस्ता का और सिंध नाले का। ये था, ये तुलामुल्या और लार के बीच के क्षेत्र से ये दोनों नदियाँ बहती थी। तो इनका संगम वहाँ पर कराकर इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया, और जिसकी प्रशंसा आज के समय काल में भी होती है। सुइया ने वेतस्ता नदी पर एक पुल का निर्माण भी किया, जिस पुल का नाम उन्होंने अपने माता श्री सुइया के नाम से रखा। तो वह पुल बनाकर उन्होंने और एक अपने कार्यकुशलता का प्रमाण दिया, अपने इंजीनियरिंग ब्रेन का प्रमाण दिया। साथ में ही उन्होंने वुलर के तटीय क्षेत्रों पर भी अच्छा काम किया, और वुलर में जो भी उसका जो मुंह था उसको भी साफ करवाया, ताकि वहाँ से भी जल प्रवाह हो जाए और वह आगे जाकर निकल सके। तो ये उनका कार्य आज भी वहाँ दिखता है, कई बरसों तक दिखता था, शायद आज भी दिखता है वह कार्य, ऐसा लोग बोलते हैं। तो कश्मीर में जो लोग आज निवास कर रहे हैं, मैं सारे कश्मीरियों से कह रहा हूँ कि भैया, सुइया जो है, सुइया ने जो कार्य किया, जहाँ से आज हाई क्वालिटी या टॉप क्वालिटी के एप्पल्स निकलते हैं, सोपोर, उसको सुइयापुर ही कहते थे, कहते कहते सुइयापुर का सोपोर हो गया। फिर राजा अवंती वर्मन के यहाँ, जब पहले अपने इसी एपिसोड में मैंने कहा कि उनके अधीन सुरा भी थे, तो सुरा को उन्होंने युवराज तो घोषित किया था, लेकिन सुरा बड़े निर्माणाधीन व्यक्ति थे। उन्होंने कई क्षेत्रों का निर्माण भी किया, और जो क्षेत्र उन्होंने निर्माण किए वह थे सूर्यवर्मन और सूर्यवर्मन और गोकुला। वो मैंने पहले भी बताया, सूर्यवर्मन हुरपुरा जो है शोपियान में, वह था। लेकिन वैसे ही सुया नहीं, क्षमा चाहता हूँ, सुरा ने आगे चलकर फिर डल झील को सुरेश्वरी झील पहले कहते थे। इस हमारे नीलमत पुराण में भी इसका सुरेश्वरी झील का वर्णन है, उसको सुरेश्वरी के नाम से जानते हैं। सुरेश भगवान शिव का ही नाम है। तो सुरेश्वरी झील जो है, उसके क्षेत्र में गुप्त गंगा आती है, वहाँ पे उन्होंने शिव पार्वती मंदिर की स्थापना की, और आगे चलकर कई विचारकों ने और कई फिलोसोफर्स ने वहाँ पे अपना कार्य किया, जिसमें अभिनव गुप्त प्रथम रूप से गिनाए जाते हैं।
उन्होंने वहीं से शैविज़म फ़िलॉसफ़ी, कश्मीर शैविज़म फ़िलॉसफ़ी का प्रचार किया, जो त्रिका फ़िलॉसफ़ी है। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए 1907 में स्वामी लक्ष्मण जू का जो जन्म होता है, 1907 से लेकर 1991 तक लक्ष्मण जू वहीं पे निवास किया करते थे, गुप्त गंगा क्षेत्र में। उन्होंने अपना आश्रम बनाया था, तो उन्होंने भी त्रिका फ़िलॉसफ़ी ऑफ शैविज़म जो है उसी का प्रचार प्रसार किया। बहुत ही साइंटिफिक फ़िलॉसफ़ी है, जिसको कि सारे ज्ञानी लोग समझ तो लेते हैं, लेकिन कॉमन आम प्रजा से कहीं दूर है, कॉमन आदमी के दूर है शैविज़म फ़िलॉसफ़ी ऑफ कश्मीर। कोई भी फ़िलॉसफ़ी हो, चाहे हमारे सनातन में, संस्कृति में जितनी भी फ़िलॉसफ़ीज़ है, वो कॉमन हमारे लोगों से काफ़ी दूर है, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी स्थापित हुई है कि ये जो साइंटिफिक हमारी शिक्षा प्रणाली थी, बड़ी ही प्राचीन काल से जो चलती आ रही थी, उसको किन कारणों के वश समाप्त किया गया। लेकिन ऐसे ही लोग स्वामी लक्ष्मण जू जैसे व्यक्तित्व ने ही उनको जीवित रखा, और इस परंपरा को जीवित रखना हम सबका दायित्व है। लोग आगे आए और इसको प्रोत्साहन दे। मैं सरकारों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे सनातन विद्या और संस्कृति को प्रोत्साहन दे, ताकि ये जो साइंटिफिक वे ऑफ नॉलेज है ये आम लोगों तक भी पहुँचे। और मैं कहता हूँ सुया जैसे कार्यकुशल व्यक्तित्व निर्माण हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष में। अब चलते हैं हम अवंती वर्मन के पास में। अवंती वर्मन ने जो विस्तार किया वह इन्हीं चीज़ों का किया, उन्होंने क्षेत्रों का विस्तार नहीं किया है। अपने अंतकाल के समय में राजा अवंती वर्मन ज्येष्ठवरा गए। ज्येष्ठवरा कौन सा स्थान है? वह है आज का शंकराचार्य। शंकराचार्य इसलिए नाम पड़ा क्योंकि आदि शंकराचार्य वहाँ पे जब दक्षिण से कश्मीर की ओर आए, उनके भ्रमण में उनका निवास स्थान उन्होंने इसी स्थान को चुना, तो लोगों ने प्रेम पूर्वक इस स्थान का नाम ज्येष्ठवरा से शंकराचार्य किया, ना कि कोहे सुलेमान जो आज हम सुनते हैं। खैर, ये हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, वह आज भी कायम है। तो राजा अवंती वर्मन अपने अंतकाल के समय में जब वहाँ जाते हैं, तो वह हाथ जोड़कर अपने निकटतम लोगों को बोलते हैं कि पूरे समय काल में मैं शिव मंदिर या शैव परंपरा को बढ़ावा तो दिया हूँ, लेकिन वास्तव में मैं वैष्णव प्रथा को ज़्यादा मानता हूँ। वैष्णव प्रथा विष्णु जी, और अपनी एक इच्छा प्रकट करते हैं कि मुझे भगवत गीता का पाठ सुनाया जाए, और उसी पाठ के सुनते सुनते वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये राजा अवंती वर्मन का जो सफ़र रहा, ये बहुत ही गौरवशाली सफ़र था, गौरवशाली यात्रा थी, जिसमें सुया जैसे एक महान ब्रेन कह सकते हैं या इंजीनियर कह सकते हैं, जो उस समय काल में हुए। और कश्मीर जो आजकल हम देखते हैं, सुया मतलब सोपोर, ये वहाँ के निवासियों को, कश्मीर में जो मुस्लिम हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अगर आज हम सोपोर को मिनी लंदन कहते हैं, या सोपोर सेबों की गुणवत्ता में, क्वालिटी में, one of the best qualities of apples found around the world, that is Sopore,
ये सुइया की देन है। सुइया कौन थे? सुइया के नाम से ही सोपोर क्षेत्र बना है, कहीं बाहर से नहीं आया कोई। तो साथियों, सुइया की जो कार्यशैली थी, उसके योगदान से ही सोपोर बसा है और वुलर के आसपास के क्षेत्र बसे हैं। वहाँ जो कश्मीर में अभी जो लोग बसे हैं, हम भी कश्मीरी ही है, लेकिन अभी हम, आपको पता है क्यों बाहर है? आतंकवाद के चलते। पता नहीं कब हम वापस अपने निवास स्थानों पे जाएंगे, या जैसे कि हमारा एक मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें वहाँ के स्थानीय निवासियों को भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम कश्मीरी हिंदुओं को एक अलग से क्षेत्र, पनून कश्मीर या कश्यप लैंड जिसे हम कहें, पनून कश्मीर के नाम से हमें दिया जाए। कश्यप भूमि की ही धरती है ये। तो हमारी जो साझा विरासत है, कुछ समय बाद जो साझा विरासत कायम हुई, वो आज भी कायम रहेगी। इसी के साथ राजा अवंती वर्मन की जो ये गाथा थी, इसी के साथ आज का एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। वापस आपसे निवेदन करता हूँ कि ये अपने बच्चों तक पहुँचाइए, या बुज़ुर्ग भी सुने इस गाथा को और सब लोग सुने, सारे लोग, पूरे भारतीयों से निवेदन है ये सुने, और इसको जो भी लोग सुनते हैं उसको शेयर करें आगे। शेयर ज़रूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्रिप्शन भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल, मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।